बताइए। Yes, sir. I've been your followers now, and This I call is joined now being your recorded. हाँ हाँ। link, and mostly I will convincing, or you can say just spreading our values which we require to our society. And I have got two, three groups, big groups, where more than 500 people are there. I'm putting constantly hammering them. आपका ये कॉन्स्टेंटली हैमरिंग का तरीका क्या है? मैसेज बार बार करना है, कभी किसी से मिलता हूँ तो बात कर लेता हूँ, और टेलीफोन करता हूँ जिससे कि भाई बहुत टाइम हो गया बात करने के लिए। यही है सर। मेरी सलाह है कि दो चार जी। पांच लोगों को, 10 लोगों को, जितने भी हों, उनको 1-to-1 कम्युनिकेशन में बुलाइए और 1-to-1 बात करिए। और उस बात की पृष्ठभूमि जो शुरू करने के लिए वहाँ पर जी। पहले मेरे एक दो वीडियो जो भी आपको बहुत अच्छे और प्रभावी लगे हों उनको सुनाया जी। जाए। जी। क्योंकि ये जो अपन बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। अभी हाँ, आप इट्स वेरी आपसे बात करने वेरी। के पहले मैं एक टाइम्स ऑफ उसका वो देख रहा था वीडियो, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल के साथ क्या किया और किस हाँ, तरीके हाँ, से हाँ। जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बेटी मणि को और मणिबेन को और उनके लड़के डाया भाई को इग्नोर किया। और करेक्ट, करेक्ट। और नेहरू ने तो इतनी दुष्टता की कि वो चाहते थे कि कोई जो है सरदार पटेल की अंतिम संस्कार में सम्मिलित ना हो। हाँ, हाँ, वो मैंने अच्छा सा देखा था। हाँ, तो अच्छा ये सा डिटेल ये पढ़ा ये देखा जो मैंने। हमारे नेहरू हैं, ये शुद्ध हम्म। दुष्ट प्राणी हैं। इन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनना इस देश की सबसे बड़ी विडंबना और लज्जा का विषय था। बिल्कुल बस और देश की सबसे बड़ी विडंबना है। वो परिवार इतने सालों तक इस देश को जो है ना धोखा देता रहा, और वही हम्म। पर पार्टी अब सब लोगों की है। सभी हम्म। राजनेता दुष्ट हैं, इनके पाप का घड़ा भर गया है। मिस्टर श्री माली, किस हद तक इस बात को आप मानते हैं? मोर देन 100% सर। मोर देन 100% सिंस मेरा एक व्यू है सर। आई एम शेयरिंग फर्स्ट टाइम विद यू। हाँ हाँ। आई थिंक आई शेयर्ड विद अर्लियर इन 90s or 80s. At least executive of these countries having some powers because they are carrying moral values. तो एग्जीक्यूटिव मतलब आप देखेंगे कि कुछ एग्जीक्यूटिव ऐसे थे कि कुछ भी करो, मेरा जो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है या जो लॉ बने हुए हैं या पॉलिसीज बनी हुई है उसी को मैं फॉलो करूंगा। आई विल नेवर फॉलो दीज पॉलिटिशियंस और इंस्ट्रक्शंस फॉर दैट। और उसके लिए पॉलिटिशियंस का कितना भी प्रेशर आ जाएगा, कितना भी कुछ भी हो जाता, दे वर नॉट मेंट अपॉन। they withstand with their मतलब पॉलिसीज और their truthfulness. नहीं, Now लेकिन slowly executive becomes a slave of these politicians instead of constitutions. वेरी So ट्रू। now you will find पहले ये जो था। ये जो विद्वान एग्जीक्यूटिव हैं, ये कभी भी संविधान के चरण सेवक नहीं रहे हैं। ये इन दुष्ट राजनेताओं के ही चरण सेवक रहे हैं। अन्यथा आपके देश का इतिहास बदल दिया गया। इन इन विद्वानों ने और इन ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया इस देश के लिए? वही मैं बोल रहा हूँ सर कि नहीं, पहले मैं तो जो कह रहा हूँ ये परसेंटेज इतिहास ज्यादा अभी थी। थोड़ी बदला गया। ये इतिहास तो 1947 के 7 साल के अंदर बदल दिया गया। हाँ, बहुत कुछ कर दिया सर, नंबर बहुत 1। कुछ कर नंबर दिया। 2, जब ये दुष्ट नेहरू ने आर्टिकल 35A जब राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव बनाकर जारी करा दिया, जबकि राजेंद्र प्रसाद जी ने 8 पॉइंट लिख के भेजे थे कि आपका जो अनुरोध है वो संवैधानिक नहीं है, जिसका जवाब नेहरू ने लिख के भेजा कि मैं तुम्हारी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ, यह आवश्यक है, इसे जारी करिए और हम जो है चाय पर अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। मतलब प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से एक आर्टिकल बिना संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को पालन किए संविधान में घुसेड़ दिया गया
और ये दुष्ट विद्वान जो है ना, ब्यूरोक्रेट, एग्जीक्यूटिव जिनको आप कह रहे हैं, ये ने सब जवाहरलाल नेहरू की मदद की। कहीं इसे रूल 35A कह दिया गया छिपाने के लिए, कहीं जो है सभी किताबों में इसे नहीं छापा गया। एक से बढ़ के एक दुष्टतापूर्वक काम किए इन एग्जीक्यूटिव ने, जिनको इस देश के संविधान के 4 सेक्शन के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त है, धारा आर्टिकल 109, 110, 111, 112 और सीआरपीसी के सेक्शन 197 सीआरपीसी के तहत इन्हें न्यायालय के भी ऊपर कर दिया गया है। क्योंकि यदि ये आपराधिक कृत्य भी करेंगे तो जब तक जो है न्यायालय, जब तक जो है सरकार अनुमति नहीं देगी, कोर्ट आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। करेक्ट। तो इतनी सुरक्षा मिलने के बाद भी ये दुष्ट जो है एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेट, इन्होंने इस देश को क्या दिया? सब बकवास है, सब बकवास है, सब बकवास है। पहले वो छोटे चरण सेवक थे, अब बड़े चरण सेवक थे। जवाहरलाल नेहरू ने तो जो है यहाँ तक कोशिश की थी कि कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो मुंबई जाके जो है सरदार पटेल की अंत्येष्टि में सम्मिलित ना हो। लेकिन मिस्टर मेनन जो उस समय सेक्रेटरी होम थे, उन्होंने 12 ब्यूरोक्रेट को वो अपने खर्चे से ले गए थे, अपने खुद के खर्चे से लेके गए थे। बिल्कुल बिल्कुल और सरदार पटेल की अंत्येष्टि में इन्होंने प्रेसिडेंट से कहा कि आप नहीं जाएंगे। इन्होंने अपने सभी मंत्रियों से कहा कोई नहीं जाएगा। वहाँ पे जो है काफ़ी मंत्री भी पहुँचे और प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद भी पहुँचे। और अभी मैं वीडियो में देख रहा था कि वो अंत्येष्टि में उन्होंने कंधा भी दिया। करेक्ट। अच्छा। हाँ, तो वो हम अभी वीडियो में देखे तो मुझे मालूम पड़ा, वैसे उसमें तो नहीं था, लेकिन उस वीडियो में मुझे देखने को मिला कि राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो कंधा दे रहे थे सरदार पटेल को। ऐसा सम्मान था। और ये दुष्ट नेहरू जिसको जो है ना देखा जाए तो सरदार पटेल ने जो है प्राइम मिनिस्टर से हाथ में हथेली में दे दी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को तो 0 वोट मिला था वर्किंग कमेटी में, एक व्यक्ति ने जो है ना वोट नहीं दिया था। और प्रॉब्लम क्या था कि आज देखिए, आज भी वो नेचर है इस सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की, तो जहाँ झगड़ा फसाद हो रहा हो वहाँ बड़ा आदमी जो रहता है, जस्टिफाइड आदमी रहता है, वो अपने आप को सॉफ्ट करके साइड में हो जाता है, बोले यार ये न्यूसेंस कर रहा है, इसको आगे कर लो। ठीक है ना? तो इंडियन सोसाइटी का सबसे बड़ा ये जो है ये नाइंसाफी जस्टिफाई करने का एक तरीका है। जिस व्यक्ति को एक वोट ना मिला हो वो क्या कांग्रेस को तोड़ेगा? क्या औकात थी उसकी कांग्रेस को तोड़ने की? ये बताइए ना। देखिए, मान लो जस्ट ए मिनट, यदि 15 वोट में उसे 4-5 वोट मिल गए होते तो वो तोड़ने की बात करता। जिसे एक भी वोट ना मिला हो वो क्या कांग्रेस को तोड़ेगा? ये महात्मा गांधी ने शुद्ध झूठ बोला है। अदर भाई ये बताइए ना, आदमी की कुछ औकात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब आपका ये ग्रुप, मतलब मैं ज्वाइन करने से पहले जो अपना कुलश्रेष्ठ है उसके जितने भी उसने, देखिए जो मिस्टर कुलश्रेष्ठ हैं वो एक फ्रॉड आदमी हैं और वो भाजपा के प्रवक्ता हैं। वो बार बार कहते हैं मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देख लीजिए उन्हें सभी भाजपा के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, उन्हें जो है ना अव्वल दर्जे की सुरक्षा दी गई है, तो वो झूठ बोलते हैं कि वो उन्हें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें 200% बीजेपी को कहना का जो ना लेना देना है, अन्यथा जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जुड़ के अपने आप को चंद्रगुप्त साबित क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी तो उनसे व्यक्तिगत रूप से बात हुई है। वो जुड़े हुए हैं सर इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो हमारे उसमें हैं, मतलब हमने उनको फीड भी भेजते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सब दुष्ट लोग जो है, ये सभी जो है राजसत्ताओं के और राजनेताओं के चरण सेवक हैं। ये अपना जो है चौधराइट से इसलिए दिखाते हैं। आप ये बताइए मिस्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को क्या सभी भाजपाई संगठन नहीं बुलाते हैं? क्या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के पीछे जो है सुरक्षा खड़ी नहीं रहती है? हाँ, वो तो जरूरी है, वो तो मैं समझता हूँ कि भाई उसको सिक्योरिटी नहीं होगी तो उसको उड़ा देंगे, कल उड़ा देंगे। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैथिली शरण गुप्ता रोज जो है ना बोल रहे हैं, मैथिली शरण गुप्ता को तो किसी ने नहीं उड़ाया।
किसी की औकात भी नहीं है उड़ाने की। नहीं, वो तो सवाल ही नहीं होता सर, बिकॉज तो ये सब ड्रामाबाजी है। बेसिकली ये सब माउथपीस हैं किसी ना किसी के। ये प्रिटेंड करते हैं कि हम जो है ना निष्पक्ष हैं, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। दे आर जस्ट एजेंट। अदरवाइज वो जो है ना भाजपा के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते हैं? करेक्ट। अदरवाइज आपके देखिए कि उनके हर वक्तव्य का फायदा किसको मिल रहा है? भाजपा को। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, भाजपा ने जो है डिमोनेटाइजेशन किया, मैथिली शरण गुप्त ने वर्ष 2016 में एज ए सिटिंग डीजी, जो हमारी ऑफिशियल ईमेल से हमने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी कि ये 17 पॉइंट यदि आप कर लेंगे तो आपका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा, उसमें हमने ये भी लिखा था कि आपने ऑलरेडी जनधन योजना के तहत सब अकाउंट खोल दिए हैं, जो बचे हैं उनके अकाउंट घर घर जाके खोल दिए जाएं, लेकिन कोई एक्सचेंज बिजनेस ना किया जाए, सभी लोगों को अपने खाते में जमा करने के लिए कहा जाए। यदि वो एक बार में जमा ना कर पाए तो दूसरी बार जमा करे, तीसरी बार जमा करे, लेकिन उसे कारण देना पड़ेगा कि पहली बार में उसने क्यों जमा नहीं किए। यदि इतनी बात अकेली मान लेते तो डीमोनेटाइजेशन सफल हो गया होता, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के पीछे राजनीतिक सोच थी कि अन्य राजनीतिक पार्टियों के पैसे कैसे सुखा दिए जाएं और कैसे भाजपा को फायदा मिले, और वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके जो है ना पूरा षड्यंत्र था, जिसका फायदा भी भाजपा को मिला। अदरवाइज आप ये बताइए जितने पैसे सर्कुलेशन में थे उससे ज्यादा पैसे कैसे आ गए हैं? इसका मतलब है काउंटरफीट करेंसी भी आ गई। आप जो है आप बताइए, आपने कितने लोगों को सूली पे चढ़ाया? किसका काला धन पकड़ा गया? कुछ नहीं कर पाया। आपने अभी हम एक भाषण में सुन रहे थे कि 2 लाख करोड़ जो है ना बचाया गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन के कारण। तो अब जो है एनालिसिस से सिद्ध नहीं हो जाएगा कि इसके पहले किस लोगों ने फर्जी काम किया? उनको जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? 2 लाख करोड़ आपने बचा लिए बाय मेकिंग नाउ डायरेक्ट पेमेंट टू द अकाउंट, राइट? अब जिन लोगों के डायरेक्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं हुए हैं पिछले साल, उसके कारण 2 लाख करोड़ बचे हैं। उन 2 लाख करोड़ के जो रेसिपिएंट कौन रहे हैं उनको खोज के बैक एंड से एनालिसिस करके जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये कभी नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी। ये कहने के लिए 56 इंच के सीना के हैं, लेकिन मुझे बताओ इन्होंने क्या कोई एक भी नियम कानून जो है हिंदुओं के फेवर का बनाया है? नहीं। क्या इन्होंने जो संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध ढेर सारे कानून बनाए गए हैं? वक्फ बोर्ड बनाया गया है, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 बनाया गया है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई है, माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनमें से किसी भी एक्ट को रिपील किया क्या? नहीं किया अभी तक। आप मुझे ये बताइए कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट ये कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस धर्म के लिए उपयोग में आएगा वो धर्म उसी के लिए माना जाएगा। इसमें केवल एक ही जो है ना, और ये भी कहा गया है कि जो भी 1947 से 1991 के बीच में जो भी केसेस कोर्ट में फाइल किए गए हैं उन्हें इसी सिद्धांत के तहत निपटा दिया जाए। और सेक्शन 4 के तहत कोर्ट को बार कर दिया है कि वो किसी भी इस तरीके के मामले का संज्ञान नहीं लेगी। तो भारतीयों को न्याय की भीख मांगने से भी वंचित कर दिया गया। क्या हमारे माननीय 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी ने क्या वर्शिप प्लेसेस एक्ट रिपील किया है? मैं आपसे मिस्टर श्रीमाली जी, मैं आपसे पूछता हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद जिसमें स्वयं जो है ना बाबा स्वयंभू विराजे हुए हैं और जो वहाँ पे लिंग जो है स्थापित है, जिसे इन लोगों ने फब्बारा कहने की कोशिश की, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वह भगवान शंभू ही शिव जी ही हैं। लेकिन मैं उस कोर्ट के मजिस्ट्रेट की जो है ना कहता हूं कि क्या उसे मूल स्वरूप खोजने का हक है? क्या वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 किसी मूल स्वरूप के बारे में कहता है या पर्टिकुलर डेट में जिसके लिए यूज किया जाए उसके लिए होगा ये कहता है? तो ज्ञानव्यापी मस्जिद 15 अगस्त 1947 को मस्जिद के रूप में स्थापित थी या नहीं थी? हाँ या नहीं? तो उसे जो है ना मस्जिद के रूप में मान्यता देना और मजिस्ट्रेट उसका कोई ओरिजिनल स्वरूप खोजे, ये हक जो है इस एक्ट में उस मजिस्ट्रेट को किसने दिया? उसके बजाय माननीय नरेंद्र मोदी को
वर्शिप प्लेस एक्ट 1991 जो है ना रिपील कर सकते थे, और इतना आसान था। इनकी लोकसभा में भी मेजोरिटी है, राज्यसभा में भी मेजोरिटी है, सिर्फ इतना ही कहना था हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई। कठिन काम था क्या ये? सबसे पहले कर सकता था ये। मैं वही कह रहा हूं कि 1991 में जो है जिस नरसिम्हा सरकार ने इस एक्ट को लाया था वो खुद कॉलिशन गवर्नमेंट थी, बैसाखी पे लंगड़ी लूली सरकार थी। उसके बनाए हुए एक्ट के 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति उसे रिपील नहीं कर रहा है और कहता है कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं। अच्छा मुझे ये बताइए जितने भी दंगे हो रहे हैं इसके पीछे आप भाजपा को, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं जितने भी दंगे हो रहे हैं उसके पीछे भाजपा नहीं है क्या? है। हाँ, वो तो नहीं, मैं उसका बता रहा हूं कि क्यों है और क्या अच्छा किया जा सकता था। देखिए हमारे संविधान ने आर्टिकल 25 के तहत हर भारतीय को अपने कॉन्सेंस और फेथ के हिसाब से जो धर्म उसको लगता है कि उसके लिए अच्छा है उसको मुक्ति प्रदान करेगा, जो कुछ भी सोच है उसकी, उसको उसे मानने का और उसका प्रचार करने का हक जो है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है। ये जानकारी आपको है कि नहीं है? है या नहीं है? नहीं, ये मालूम नहीं था मुझे। अच्छा, तो आर्टिकल 25 आपको राइट टू फंडामेंटल राइट टू रिलीजन देता है, और जो ये कहता है कि हर भारतीय को अपनी श्रद्धा और उसके विवेक के आधार पर जो धर्म अच्छा लगता है उसे वो मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। फिर आप बताइए किसी भी हिंदू को ये कहाँ से अधिकार मिल गया कि, और किसने उसको चौधराहट दे दी है कि हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा? ये चौधराहट कहाँ से दे दी हिंदुओं को किसी ने? नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिमों को ये चौधराहट किसने दे दी कि वो कहे कि हमारा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, हम तुम्हारा सिर धड़ से कलम कर देंगे और हमें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? हाँ, ये तो फालतू नहीं, फालतू नहीं है, ये आर्टिकल 25 का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। यदि ये नरेंद्र मोदी जी सही हिंदुओं के प्रो होते और सही जो है ना इवन मुस्लिमों को और सभी धर्म के यदि सेकुलर होते तो एक छोटा सा 4 सेक्शन का एक्ट बनाया जा सकता था जिसमें उसे आर्टिकल 25 का वायलेशन संज्ञेय अपराध है। इसमें ये इसको जस्ट अरे मैं समाधान बता रहा हूँ। ये अजमानती अपराध है और न्यायालयों पर प्रतिबंध लगना चाहिए था कि वो तब तक जमानत नहीं देंगे जब तक कि उन्हें इस बात का संशय ना हो कि रिपोर्ट झूठी है। राइट, मतलब FIR फर्जी कराई गई है, केवल इसी आधार पर जो है उसको जमानत मिल सकती है, नहीं तो वो जेल में सड़ेगा। फिर तीसरा जो है 10 या 15 साल की मिनिमम सजा कर देते और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान कर देते, तो आप बताओ किसी की औकात होती कि वो किसी भी धर्म का जो है ना आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता? नहीं करता। किसी की औकात नहीं होती। तो क्या जो बात मैथिली शरण गुप्त कह सकते हैं, ये जो है ना नरेंद्र मोदी के सलाहकार उन्हें इनको सलाह नहीं देते हैं? ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इनको सलाह क्यों नहीं देते हैं? ये सर सब सलाह है। इवन वो एक जो है ना क्या नाम उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय हर चीज की PIL सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हैं। जब मैंने नरेंद्र मोदी को वोट देके उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया है तो हम न्यायालय में भीख मांगने क्यों जाएं? फिर नरेंद्र मोदी को जो है ना न्यायालय जो है ना कानून बनाने की हमने अधिकार और क्षमता क्यों दी थी? इस 56 इंच के सीने वाले ने वो जो है वो कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? न्याय हमें सुप्रीम कोर्ट में जो है ना जाके नाक रगड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? यहाँ 33-35 साल जो है ना केस चलते हैं। अभी सही पॉइंट पे आए सर कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा और सुप्रीम कोर्ट भी नाटक कर रहा चल रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं जब कानून बनाने का अधिकार हमने इस 56 इंच के सीने के नरेंद्र मोदी को देके रखा है, तो साला ये 56 इंच का सीने वाला व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, हमारे वोट से है, जिसे ये अधिकार दिया गया है, ये अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। हर मामले में हमें PIL क्यों लगाना पड़ रही है? अब आज की डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि वो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन रिटर्न प्राइम मिनिस्टर है। ये फॉरेन मिशन से देश का भला नहीं होगा ना?
नहीं हो रहा है ना सर, दैट इज द रीजन। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको मूर्ख बनाने का धंधा है। सभी राजनेता दुष्ट हैं, स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं, अपने भले के लिए सत्ता में बैठे रहने के लिए अपने खुद कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इस बात से सहमत हैं आप? सिटी ग्राम में मैंने ये मैसेज दे दिया कि हमारे फॉरेन रिटर्न प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा देश के लिए काम करने के लिए बोलिए। ये तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? ग्राम में पीएम ऑफिस को मैंने अपना कंप्लेंट फाइल किया। श्री माली जी, ये बताइए, ये आपकी बात क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे, वो तो अपने को भी मालूम है सर। तो नहीं मानेंगे, वो हमें भी मालूम है क्योंकि हमारे पास कोई वोटिंग पावर्स नहीं है। नहीं, आपके पास सब कुछ है। तो आपने जो है अभी तक अपराध मुक्त भारत मिशन को समझ के उसकी शक्ति को जाना है? जो बेसिक फंडा है ना सर, उस चीज को तो हम समझे हैं, पर उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे को उतनी एनर्जी चाहिए सर। तो उस एनर्जी में आपको जो है अपने ही परिवार के मैडम श्री माली जी इसकी सदस्य बन गई हैं क्या? नहीं, उससे तो हमारी बात ही नहीं होती सर, आजकल मॉडर्न लेडीज है। नहीं, ये बात नहीं है। सबसे पहले आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को, यदि वो नहीं माने तो उन्हें पत्थर घोषित कर दीजिए, लेकिन आपको प्रयास तो करना पड़ेंगे। या आपको पहले से मालूम है वो पत्थर है तो ठीक बात है। देखिए वो भी चल रहा है सर, वो भी थॉट चलता है, क्यों नहीं चलता है? हर इंसान के, मेरा ये हर इंसान के माइंड में अगर सबसे पहले चीज आती है तो वही आती है कि भाई let our family should be understand our philosophy. नो, हम वो कह ही नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी, इट इज़ क्वेश्चन ऑफ कि हमको इन देशद्रोही और दुष्ट राजनेताओं ने मूर्ख बनाया है। आपके ऊपर आज भी अंग्रेजों के गुलामों के, भारतीय गुलामों के लिए जो उन्होंने नियम कानून बनाए हुए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने वो सब कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं कि नहीं थोपे हुए हैं? सर हम लोग तो बहुत बोगी है। मैं तो बोल रहा हूँ सर, अभी आपको मैंने एक लेटर भेजा है, उसके लिए मेरे कजन वो भतीजा हमेशा बोल रहा है, बोले सर कुछ जवाब आया क्या? उन्होंने 2 मर्डर कर दिए हैं कटनी में। अभी हमें देखने का समय नहीं मिला, मैं देखूंगा उसको। हाँ, और वो उसमें कलेक्टर है, वो वहाँ का उसको सपोर्ट कर रहा है। कलेक्टर को उसने कोई मर्सिडीज गिफ्ट की हुई है। तो भाई जो मर्सिडीज देगा, जो लाखों करोड़ देगा, उसको सपोर्ट तो करेंगे ही। जब राजनेता भी यही कर रहे हैं तो फिर जो है ना बेचारे जो है ना कलेक्टर और कमिश्नर भी यही करेंगे, और क्या करेंगे? सिचुएशन वही है कि वो फैमिली के फादर को उन्होंने मर्डर कर दिया, लड़के को उसकी जगह जॉब मिला तो उसका मर्डर कर दिया, अब उसकी वाइफ और एक छोटा बच्चा हुआ, उसके पीछे पड़े हुए वो लोग कि भाई वो किसी तरह से यहाँ से छोड़ के चले जाए और उसकी मतलब प्रॉपर्टी हथिया ले रहे हैं। मत करिए, हम आपकी इसमें मदद करेंगे, ठीक है? तो मेरे को कल हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, आप यू डोंट वरी अबाउट इट। और तो, दूसरी बात मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप में आपको ये मालूम है कि नहीं कि हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दे दिया है और उसका नाम हमने गोपनीय रखा है। सर ये नहीं मालूम मेरे को। पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दिया तो मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा सर। नहीं, उस पॉलिटिकल मैंने 92 में अल्टरनेट टू द प्राइम मिनिस्टर सिस्टम, प्रेसिडेंट सिस्टम की पार्टी बनाई थी। हमारे आर्किटेक्ट आए थे यूएस से, उनको हमने इंडिया में सेटल किया था, उनके साथ मिलके चालू किया था। बट बिकॉज ऑफ सो मेनी सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि सबसे पहले रहता सर लाइवलीहुड का, उसके कारण हम चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाए। नाउ आई एम फुल्ली कन्विंस्ड विद ऑल दोस थिंग्स। मुझे थोड़ा सा टाइम निकल रहा है क्योंकि मेरा 2-1 साल में रिटायरमेंट है। उससे पहले भी मौका लगा तो मैं बीआरएस ले लूंगा। नहीं, आप बिल्कुल बीआरएस नहीं लेंगे, ये मेरा आपको आदेश है। देखिए, मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी को किसी को ज्वाइन नहीं करना है। वो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटी करने के लिए पैदा की गई है, राइट? वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1991 की कोडल फॉर्मेलिटी और इलेक्शन कमीशन की कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आज एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। उसको हमने गोपनीय रखा है क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ एक छोटा सा काम हमने दिया है कि
जो हमारे चंद्रगुप्त बनेंगे, तो चंद्रगुप्त बनने की फिलॉसफी तो आप समझ चुके हैं ना मिस्टर मासुरी माली। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल तो सर। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वही चंद्रगुप्त है, राइट। तो जो क्राइम फ्री भारत का मिशन है, ऐप है जो है, उसके माध्यम से उस ऐप के नीचे दाहिनी की ओर एक प्रोफाइल है, और प्रोफाइल को क्लिक करके आप कॉपी लिंक करके किसी को भेज सकते हैं। उसमें शेयर लिंक की भी व्यवस्था है, और जो व्यक्ति आपके लिंक से जुड़ेगा आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। और यदि आपने एक व्यक्ति को जोड़ा तो आप मोहल्ला अधिकारी बन रहे हैं, आपने 3 लोगों को जोड़ा तो आप टाउन अधिकारी बन रहे हैं, आपने 5 लोगों को जोड़ा तो आप ब्लॉक अधिकारी बन रहे हैं, और यदि आपने 10 लोगों को जोड़ा तो आप जिला अधिकारी बन रहे हैं, यदि आपने 50 लोगों को जोड़ा तो आप राज्य अधिकारी बन रहे हैं, और यदि तो आपने 100 लोगों को मतलब जोड़ा वो तो नेटवर्किंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है। तो अगर आप जिस तरह से इनको जोड़ते नहीं हैं। नहीं, ये नेटवर्किंग नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। तो यदि आपने 100 लोगों को जोड़ा तो आप राष्ट्रीय अधिकारी होंगे। ये इतने सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं जिससे आपको ये एहसास हो जाए कि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलेंगी, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, राइट। हाँ हाँ, सबसे मतलब बड़ा फिलोसफी वही है सर। हाँ, इसमें फिलॉसफी ये है कि आप लोगों के पास नहीं जाओगे, आप जो लोगों को जोड़ोगे उसके आधार पर आपको जो प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे उसके आधार पर आप चंद्रगुप्त बनेंगे। और करेक्ट। इस जो पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम गोपनीय रखा गया है उसको आदेश है कि जो ये चंद्रगुप्त होंगे अपने अपने क्षेत्र के, इनके पास ये पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़ के जाएगी कि मुझे अपराध मुक्त भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मैथिली शरण का आदेश प्राप्त हुआ है कि आप चंद्रगुप्त हैं इस क्षेत्र के, और कृपया आप ये टिकट लें क्योंकि ये टिकट मुझे आपको देने का जो है हुक्म मिला है। तो बिना मांगे बिना कुछ किए आपको अपने आप टिकट मिल जाएगा, राइट। ओके क्योंकि ओके ओके। इस पूरी फिलॉसफी में सभी लोग जो है लोगों को जोड़ रहे हैं, और इसमें जो है टिकट जो है बिना पैसे खर्च किए मिल रहा है, चुनाव प्रचार नहीं करना है इसकी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें जो क्राइम फ्री भारत मिशन के लोग हैं वो स्वयं अपनी छत पे जाके, यदि छत नहीं है तो चबूतरे पे, और यदि चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होकर, जिस दिन से जो है ना वो उसको व्यक्ति को चंद्रगुप्त घोषित करके सांसद का टिकट दिया जाएगा, उस दिन से लगातार हर दिन सभी क्राइम फ्री भारत मिशन के लोग जो है वो थाली बजाकर दीपक जलाकर हमारा चंद्रगुप्त ये है, हम इसे विजयी बनाएंगे, राइट। तो आप बताइए इस संकल्प के सामने क्या ये छद्म चरित्र के राजनेता जीत पाएंगे? परफेक्टली राइट सर, इसी लाइन में करते हैं। अच्छा, दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इनकी जो दुष्टतापूर्ण चालें हैं उनको भी खत्म करेंगे। तो इनकी दुष्टता किस बात में है? इन्होंने भर भर के जो है ना भ्रष्टाचार करके अकुत संपत्ति इकट्ठी कर ली है। उस संपत्ति से जो है ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपने गरीब जो ना साथियों के लिए, गरीब सदस्यों से ये कहा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन आपको आदेश देता है कि जब ये राजनेता पैसा बांटने, दारू बांटने और साड़ी बांटने जाएं तो इनसे मोल भाव करो। इनसे 1,000 और 2,000 नहीं लेना है, 20,000 या 30,000 लेना है। इनसे एक साड़ी नहीं लेना है और 6 साड़ी से कम नहीं लेना है। इनसे दारू की एक बोतल नहीं लेना है, 1 क्रेट बोतल लेना है, जिससे भ्रष्टाचार का जो इन्होंने धन इकट्ठा किया है उससे ज़्यादा वसूल लिया जाए। क्राइम फ्री भारत मिशन ने आज ही ये तय कर लिया है कि जैसे ही क्राइम फ्री भारत मिशन शपथ लेगा उसके साथ ही जो है एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। तो यदि ये बाहुबली हमारे इन गरीब सदस्यों ने, जिन्होंने क्राइम फ्री भारत मिशन के आदेश के तहत इनसे नेगोशिएट कर से अधिक पैसा वसूल किया है, उनको ये तंग नहीं कर पाएंगे। वो एक संज्ञेय अपराध होगा, हम इन दुष्टों को जेल में सड़ने के लिए विवश कर देंगे। तो अब इनके पास और कोई रणनीति बचेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद क्या है? इनके पास तो यही चीज़ है जिससे ये जीतते हैं। हम इसको जो है ना, इनको ज़्यादा लूट भी लेंगे और इनको जेल भर में जाने के लिए हम वो करेंगे।
तो अब आप ये बताइए कि ये दुष्ट राजनेता हारेंगे कि नहीं हारेंगे? अगर इस लाइन में चला सर तो 100% हारेंगे क्या? देवर नॉवेयर। करेक्ट, सभी के सभी। इसलिए मैंने घोषणा की है कि 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त जो है सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराएंगे, सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को। मैंने उसमें किसी को एग्जेम्प्ट नहीं किया है। हमने उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी एग्जेम्प्ट नहीं किया है। समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ, चीजें समझ गया अच्छी तरह इसका से। मतलब है माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे। जब सिचुएशन ये होगी तो सर नेचुरली, क्योंकि हमारे को तो आज की डेट में हर इंसान जो है कंट्री का सफरर है। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये मूर्ख बना रहे हैं। हमने इनको इतनी शक्ति दे के रखी है, अब राज्यसभा में भी इनकी मेजॉरिटी है, फिर भी ये नियम कानून ना बनाए। और आज की डेट में ये गवर्नेंस चाहे जो इस कंट्री में कर सकती है और नहीं कर रही है। नहीं, वो जानबूझ के नहीं कर रही है ना, जानबूझ के नहीं कर रही है। अभी अंडरस्टैंड सर। हाँ। अच्छी तरह से समझ में आ तो फिर इन्हें मसीहा क्यों कहा जाए? नहीं, मशीन का हमने बोलना बंद कर दिया सर साल भर से। तो फिर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, क्या ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये बात को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहे हैं क्या? आप ये उसके बताइए। पहले अश्विनी तो- उपाध्याय जी बहुत सर, अच्छा, उसके- अश्विनी उसके उपाध्याय, जितने भी वीडियो- जस्ट ए मिनट, अश्विनी उपाध्याय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें हर बात के लिए न्यायालय जाने की ज़रूरत क्यों है? फिर हमने माननीय नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वोट देके इन्हें क्यों जिताया है? इन्हें जो गलत कानून है उन्हें रद्द करना चाहिए, जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत हैं, और नए कानून बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यदि हम आर्टिकल 25 के प्रोटेक्शन के लिए 4 सेक्शन का एक छोटा एक्ट बनाएंगे, क्या किसी भी भारतीय में, किसी भी व्यक्ति में, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, क्या वो गड़बड़ी करने की उसमें क्षमता होगी क्या? नहीं होगी सर। जो व्यक्ति जो है ना इस भावना के विरुद्ध काम करेगा उसे एक पैसा नहीं मिलेगा। जो मदरसा जो है ना ये करेगा, उस मदरसे को चलाने वाले जेल में सड़ जाएंगे। ये सब ये दुष्ट यार ऑन द राइट बात सर, सही बात पर है, सही रास्ते में है। तो उसको अभी वोट थ्रू अब हम आपको ये बताते हैं कि ये कितना आसान है। देखिए, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि यदि हम आज भी ये प्रोग्राम को चालू किए, मान लो आज के दिन हमने इसे स्टार्ट किया और हमने श्री माली जैसे 9 और लोगों से बात की, उनको ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर मैं बोल रहा हूँ ना, जो हमने, मेरे कजन है, ही इज इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, और उनके बेटे के इन-लॉज को इस तरह से उन्होंने मतलब मर्डर किया हुआ है। अगर मैं ये काम उनको पीसफुली, ठीक से, उन्होंने बोला इस तरह से अपना नहीं होता है तो फिर हम जो चाहिए वो करेंगे। मैंने बोला मैं आपसे बात किया हूँ, एक्स IPS है, और वो 100% हमारी हेल्प करेंगे। जब मेरा ये थोड़ा सा भी इसमें अपना इम्पोर्टेंस दिखेगा, यस वी आर ऑन राइट पाथ, तो मेरे लिए वो मतलब जो बोलेंगे वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक ग्रुप बन जाएगा, जिसको मैं 500 लोगों को एक साथ दिखा। इन दो चीजों को अपन मिक्स ना करें। मिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको इंटरनली बता रहा हूँ। मेरे को मालूम है कि ये मतलब मैंने इस टाइम पे बोला था इसलिए मिक्स लग रहा है, बट मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अगर इन चीज को मैं टाइमली करके, एक तरह से हम लोग टाइमली उनको मतलब एक हेल्पिंग हैंड देते हैं, तो नेचुरली वो बोलेंगे। मतलब अभी तो ये उनको मालूम ही नहीं कि ये ग्रुप क्या है, उनको कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में। ये तो मैं ही जानता हूँ, आपकी और मेरी बात हो रही है, मेरे को मालूम है किस तरह से, उनको कुछ नहीं मालूम। उनको तो ये बोला, उन्होंने बोला कि मुझे उनको मालूम होना इतना कठिन क्यों होना चाहिए? यदि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो देखेंगे तो उसमें 2000 वीडियो हैं, उनको देखने के लिए जो है ना 6 साल लग जाएंगे वो वीडियोस। नहीं, मैं उनको जल्दी ही इस चीज पे लाइन अप करूंगा, बट मेरा ये है कि वो जब उन्होंने मुझे कोई काम बोला है। आप व्यक्ति विशेष की बात मत करिए। मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो पूरी मैक्रो फिलॉसफी समझिए कि यदि हमने आप जैसे 9 लोगों को जोड़ा, जबकि हमने प्रोग्राम आज ही चालू किया, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब ये 10 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 होंगे, तीसरे दिन 1000 होंगे, चौथे दिन 10,000 होंगे, 5वें दिन 1 लाख होंगे, 6वें दिन 10 लाख होंगे, 7वें दिन 1 करोड़ होंगे, 7वें दिन 10 करोड़ होंगे, 8वें दिन 10 करोड़ होंगे, 9वें दिन 100 करोड़ होंगे।
अब आप 100 करोड़ का सुन के आपको दिमाग घूम जाएगा कि साहब 100 करोड़ तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ही आसान है। 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, चूंकि 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है 90 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र अपने आप को जोड़ देने से पूरा हो जाता है। अब हम आठवें और 9वें दिन के आंकड़ों को जोड़ देते हैं तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और उनके जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। इसका मतलब है हर एक व्यक्ति को 0.9 व्यक्ति को जोड़ना है। तो यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को जोड़ लेता है, फॉर उदाहरण के लिए यदि कोई महिला है तो अपने पति को जोड़ लेती है, यदि पति अपनी पत्नी को जोड़ लेता है, इतने करने मात्र से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। अकेले मैथिली शरण गुप्त को 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। यदि श्री माली को जोड़ा है और 8 और लोगों को जोड़ा है तो श्री माली को मात्र जो है बचे हुए 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है। जो तीसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उन 90 लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोग जो हैं उनको मात्र 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है और 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है और 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ लोगों को खुद जुड़ जाना है, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। तो आप मुझे बताओ क्या ये कठिन है? इसमें कोई कठिन नहीं है, इतना आसान है। खुद जुड़ने से 90 करोड़ लोगों का जो है ना संकल्प पूरा हो जा रहा है और एक व्यक्ति को जोड़ने पर 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो बहुत ही आसान है और बदले में आप स्वयं चंद्रगुप्त बन रहे हैं। आपको बिना किसी के हाथ फैलाए, बिना 5 पैसे खर्च किए आपको सांसद और विधायक का टिकट मिलेगा। आपको बिना खर्च के जो है ना ये क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य अपनी छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर जो है जिताएंगे बिना 5 पैसे खर्च किए, राइट। और प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आप जो है मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो आज जहां चारों तरफ बदमाशियां और मक्कारी है, जो ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको टिकट मिल रहा है, जो अपराधी हैं उन्हें टिकट मिल रहा है, बाहुबलियों को टिकट मिल रहा है, माफिया के लोगों को टिकट मिल रहा है, दल बदलुओं को टिकट मिल रहा है और ये पार्टी के जो है ना बड़े आकाओं के बच्चों को टिकट मिल रहा है और जो कार्यकर्ता जिनकी बैसाखी पे चढ़ के ये राजनेता बने हैं उनको लातें मारी जा रही हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है। तो उसकी बजाय जो है यहाँ पे आपको बिना खर्च किए इतना सब कुछ मिल रहा है और फिर परिवर्तित इकोसिस्टम भी मिल रहा है। अंग्रेजों के जो नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने आप पे थोपे हुए हैं वो बदल जाएंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था जो अंग्रेजों वाली है, जो कि लॉर्ड है, निरंकुश है, जो आपके ऊपर अत्याचार करती है, जो कोई पैसा खा के, जैसे आपने कहा कि मर्सिडीज लेके जो है ना वो गड़बड़ कर रहा है, तो ये दुष्ट व्यवस्था पैसे खा के गलत निर्णय लेती है और आप भोगते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये बादशाह हैं, इन बादशाहों के द्वारा अपराध घटित करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ऐसा कानून हमने बना के रखा है। ये सेक्शन 197 CRPC में लिखा हुआ है और इन दुष्ट बादशाहों के द्वारा सैकड़ों जो है ना अपराध करने के बाद और वो सिद्ध होने के बाद चालान रेडी पड़े हुए हैं, लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने इन चरण सेवकों के विरुद्ध जो है EOW और लोकायुक्त में हजारों प्रकरण लंबित होने के बावजूद भी यह दुष्ट लोग जो है अनुमति नहीं दे रहे हैं, इतने दुष्ट हैं ये। तो ऐसी व्यवस्था को बदल दिया जाएगा, इसे अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यदि वो गलत निर्णय लेगी तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। उसकी औकात नहीं होगी क्षतिपूर्ति देने की तो वो गड़बड़ी करने का उसे साहस नहीं होगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, जो दुष्ट मैकाले और लॉर्ड विलियम की उसके कारण आया था, वह बदल के इंडियन गुरुकुल एक्ट लाया जाएगा, जिसमें वैदिक के साथ साथ मॉडर्न चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और इंडिया जो है विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। इसमें 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं।
आपको जो है अपराध मुक्त भारत मिलेगा, जिसमें गांव के गवाड़ी को भी बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, वो आज की तुलना में 1000 गुना बेटर होगी। और जो कोई फर्जी एफआईआर करेगा वो जेल में सड़ने के लिए बेबस होगा। दूसरी सर्टेनिटी के तहत क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन पुलिस के सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर की भी मदद करके अकाट साक्ष्य इकट्ठे करके अधिकतम 15 दिन में चालान पेश कर सकेगा। और जो साक्ष्य अभी पुलिस की औकात के बाहर हैं, वो सब साक्ष्य भी क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से कैप्चर करके 15 दिन में के अधिकतम समय में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। और फिर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से, जैसे आज की डेट में 137 करोड़ पुलिस ऑफिसर हैं, ऐसे ही कल की डेट में जो है 137 करोड़ न्यायाधीश भी अधिकृत होंगे, राइट। तो हम और आप कोई भी न्यायाधीश बन सकेगा और 30 दिन की अधिकतम समय में जो है न्याय कर दिया जाएगा। और इस जो है इसमें 2 तरीके की अपीलें होंगी। एक अपील होगी अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील होगी अगेंस्ट द जज। तो जहां पे अपील में ये लिखा जाएगा कि इस जज ने पर्याप्त साक्ष्यों के बावजूद भी उन्हें नजरअंदाज कर गलत निर्णय दिया है, तो दिस विल अमाउंट टू कास्टिंग एक्सपर्सन ऑन द जज। और जज महोदय को खुद कटघरे में आके अपने डिसीजन को, अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। यदि वो अपने डिसीजन को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो उसके ऊपर महाअभियोग लगा के उसे बाहर कर दिया जाएगा और उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। ऐसा होगा बदला हुआ इकोसिस्टम। इसमें जो है चौथी सर्टेनिटी के तहत डिजिटल चित्रगुप्त को 360 डिग्री के बारे में जानकारी होगी और अपराध घटित होने के पहले अपराधी को पकड़ा जा सकेगा। 2024 के 5 साल के अंदर भारत में अपराध करने का विकल्प खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस अपराध घटित करने के पहले अपराधी को पकड़ के जेल में डाल देगी। और जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को इतनी सारी चीजें मालूम हैं, तो फिर अपराधी को अपराधी क्यों रहने दिया जाए? तो हमारा इकोसिस्टम खुद अपराधी के पास जाएगा और कहेगा कि भाई साहब, अब आपको अपराध करने का विकल्प शेष नहीं है, तो ये आपके हित में है कि आप रिहेबिलिटेट हो जाइए। और फिर उसे जो है स्किल देना हो तो स्किल देंगे, जो भी देना है उस इकोसिस्टम के तहत। ऑल क्रिमिनल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू ए नेशनल रिसोर्स पर्सन। तो अपराध मुक्त भारत भी मिल जाएगा। ऐसा होगा नया परिवर्तित भारत, जिसमें 21 उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। हमारा ऐसा मानना है कि 2030 तक भारत में अपराध करने का विकल्प तो होगा ही नहीं, भ्रष्टाचार करने का विकल्प तो होगा भी नहीं। हम तो कह रहे हैं किसी को गरीब बने रहने का भी विकल्प नहीं होगा। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा। ऐसा होगा हमारा नया भारत। ऐसा भारत ये दुष्ट राजनेता कभी नहीं आने देंगे, जो हमेशा अपने वंशों को ही प्रमोट करते हैं। उस दुष्ट नेहरू ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सब जो है ना, सबको प्रमोट किया। और सोनिया गांधी भी 10 साल तक वर्चुअल जो है प्राइम मिनिस्टर बनी रही। आप ये बताइए, इस देश के साथ कितनी बड़ी दुष्टता है। आज हर नेता जो है अपने बच्चे को जो है वो मंत्री का टिकट दिलाता है, मंत्री बनाता है, उसको मुख्यमंत्री की दौड़ में रखता है। तो ये सब लोग अपने अपने हितों को साध रहे हैं और ये तो इतने विश्वासघाती हैं कि ये अपने खुद के कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए चक्का जाम किया, धरने दिए, जुलूस दिए, अपने ऊपर लाठियां झेली, ये उन्हीं को नज़रअंदाज करते हैं और उनको लात मार करके जो इनको ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, माफियों को टिकट देते हैं, अपने नेताओं और आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं और उस कार्यकर्ता के साथ विश्वासघात करते हैं। ये राष्ट्रद्रोही हैं, यह दुष्ट कार्यकर्ता हैं, राजनेता हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है और क्राइम फ्री भारत ने इतना आसान मॉडल दिया है। बताइए, आपके इसमें 5 पैसे खर्च हो रहे हैं मिस्टर श्रीमाली? जी सर, जी सर, जी सर। नहीं, आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। आप क्या कोई नियम कानून तोड़ रहे हैं? नहीं सर, नहीं। आप कोई कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं क्या? इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि ये मिशन है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है।
इसकी राजनीतिक पार्टी। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। हाँ, हेलो हेलो यस, हेलो, जी सर बताइए। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि इन दुष्ट राजनेताओं का पाप का घड़ा भर गया है, इनको कितनी आसानी से हम हम सर हरा सकते हैं? ये मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं हाँ, और विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। आपको ठीक है। अकेला अकेला गो फॉर इट नहीं करना है, आपको शपथ लेना है। शपथ के तहत आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। शपथ के तहत आपको हर दिन एक वीडियो देखना है और अपनी एनर्जी को उत्तरोत्तर बढ़ाना है। आपको जो 7 दिन का शपथ लेना है कि सोमवार को हम अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे, मंगलवार को हम अपने मित्रों को जोड़ेंगे, बुधवार को हम अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, गुरुवार को अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ेंगे, शुक्रवार को हम विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ेंगे, शनिवार को हम जो है वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ेंगे और रविवार को हम जो है हाँ, समाज सेवी संगठनों 1 को सेकंड। जोड़ेंगे। हाँ, तो श्री माली जी, आपको बात समझ में आ गई है क्या? शाम को निकलो 10 बजे। हेलो, हाँ सर, एक है भुज एक्सप्रेस है। हेलो, हाँ, आपकी बात हो जी गई है? सर। हाँ, मैं सर करता हूँ वापस से। चलिए, ये नहीं, अपनी अब आप लगभग बात खत्म हो गई है। आप शपथ लेके शपथ के हिसाब से काम करिए और हम निश्चित तौर पर जो है इन सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित करेंगे। केवल दृढ़ संकल्प के साथ अपने शपथ के साथ आगे बढ़ जाइए, यह हर हालत में होगा। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।